नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आज देखिए HMPV वायरस पर हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं डॉक्टर DK गुप्ता, CMD फेलिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हर कोई अभी पैनिक वाली स्थिति में है। 4 केसेस मिल चुके हैं HMPV वायरस के। अभी 2 दिन पहले ही हमें पता चला था चाइना में इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं, और आज राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, इन सब में केसेस मिल चुके हैं और बच्चों में। तो आप बताइए, कितना खतरनाक है, कितने डरने की जरूरत है? तो रिमझिम, मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले बिल्कुल पैनिक की जरूरत नहीं है। कोई खतरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सर पे आ गया कोई चीज जिससे हम बच नहीं सकते हो। और पहली बात, ये जो वायरस है, ये नया वायरस नहीं है, बहुत पुराना वायरस है। 2001 में पहले आइसोलेट किया गया था नीदरलैंड में, और उसके बाद के बहुत सारे आउटब्रेक्स होते रहते हैं। और जब तक बच्चा 5 साल तक होता है, तब तक हर बच्चे को, मैक्सिमम लोगों देशों में इसको इन्फेक्शन हो चुका होता है ऑलरेडी। अच्छा, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि ऑलरेडी बच्चों में, मोस्टली बच्चों में ये हो चुका होता है। 5 साल से कम, अगर 5 साल की उम्र का बच्चा जब होता है, तब मैक्सिमम टाइम इसका ऐसा होता है, उसको चांसेस है कि 100% उसको इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, जब ये इतना कॉमन है, तो अभी इस वक्त अगर अचानक से ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है और हमें ये पता चल रहा है कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो अगर ये इतना प्रिवेलेंट है, तो अभी तक इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? देखिए रिमझिम, वायरस जो है ना, वायरस का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, बट बहुत ज्यादा वायरसेस के अगेंस्ट वो प्रूवन नहीं है अभी तक भी। दूसरा, बहुत सारे वायरसेस वो चेंजेज होते रहते हैं, उनके स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं, उनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं, इसलिए वैक्सीन बनाना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी तक भी बहुत सारे वायरस, डेंगू की वैक्सीन आज तक नहीं आ पाई है। तो अगर इसकी बात करते हैं, तो ये 2011 में भी इसके कई सारे क्या नाम है आउटब्रेक्स हुए हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे आउटब्रेक्स हुए हैं। और जनरल पॉपुलेशन में जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन खास करके, जिसमें RSV वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, कोरोना वायरस है, राइनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड है या HMPV है, इनमें लगभग 5 से 15% टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है बिकॉज ऑफ HMPV की वजह से होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। 5 से 15% केसेस जो है HMPV की वजह से ही होते हैं। बच्चों में जो एक मेन प्रॉब्लम है, ये कभी कभी नॉर्मली क्या होता है, 90% से ज्यादा केसेस में तो बिल्कुल नॉर्मल एक वायरल फीवर की तरह आता है। जब भी इन्फेक्शन होगा, 3 से 4 दिन बाद सिम्टम्स आएंगे, अगले 3-4 दिन सिम्टम्स रहेंगे और व्यक्ति ठीक हो जाता है, मतलब 1 हफ्ते की बीमारी नॉर्मल। लेकिन बच्चों में, खास करके 5 साल से कम बच्चों में और 65 ईयर से ऊपर के बच्चों में एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करने की क्षमता रखता है, जिसमें ऐसे बच्चे जिनको कोई इम्यूनिटी डिफिशिएंसी है, कोई दवाइयां खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पे हैं, सिकल सेल एनीमिया है, या हीमोग्लोबिन कोई दूसरी बीमारी है, कोई इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं, उन बच्चों में कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। और खास करके जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं, उनमें इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। नहीं, पर डॉक्टर साहब, ये जो कॉमन कोल्ड है और जो HMPV वायरस है, तो इसमें हम और आप ये कैसे पता लगा सकते हैं? चलिए, आप तो पता लगा ही लेंगे, हम लोग कैसे पता लगाएं कि नॉर्मल कोल्ड है कि क्या सच में ये HMPV वायरस होगा? अगर घर में कोई बच्चा है, अगर उसको कोल्ड हो जाए, तो क्या हम उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाएं? नहीं रिमझिम, बिल्कुल बहुत अच्छा वाजिब सवाल है आपका। पहली बात तो, ना आप और ना हम नॉर्मल सिम्टम्स के बेस पे ये नहीं बता सकते कि ये RSV वायरस है, कोरोना वायरस है, ठीक है, या राइनो वायरस है, या कोविड वायरस है, या HMPV वायरस है। सिम्टम्स के बेस पे बिल्कुल बताना ये नामुमकिन जैसा ही है रफली, ठीक है। हम सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं, जिनमें बोलते हैं एक ग्रुप होता है इन बीमारियों को, बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो इन सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसमें कॉमन कोल्ड होना, कफ होना, रनिंग नोज होना, बॉटलिंग होना, थ्रोट होना, कफिंग होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ये ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। तो इन्फ्लुएंजा है, मैं फिर बताऊंगा, कोविड है, कोरोना है, राइनो वायरस है, RSV वायरस है, और HMPV वायरस कोई भी कर सकता है। बट कब ध्यान रखना है माँ बाप को, डॉक्टर के पास नहीं भागना है, या कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना, टेस्ट भी नहीं कराने की जरूरत है। बट अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को खास करके 4-5 दिन से ज्यादा बुखार हो गए आते हुए, अब बुखार ठीक नहीं हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, चिल ठंड लग के आ रहा है, चिल से नाइगर के साथ बुखार आ रहा है, बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा खा पी नहीं रहा है, बच्चा बहुत कमजोर हो गया है, बच्चे को चेस्ट पे पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या बच्चों को चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है, या ब्रीजिंग हो रही है, रेस्पिरेटरी जो आवाज आती है वो हो रही है, या सांस बहुत तेज चल रही है, या बच्चा जो है अनकॉन्शियस हो गया है, या बच्चे के जो उंगलियां हैं या जो होंठ है वो नीले हो गए, साइनोसिस हो गई है, या उसका सैचुरेशन फॉल कर गया है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली एक खतरनाक सिम्टम्स है, जिसका मतलब
जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, मतलब जो ऊपर का हिस्से का इन्फेक्शन था, वो लंग्स में नीचे पहुंच गया है। उसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें निमोनिया, ARDS, ब्रोंकाइटिस, ये सब कॉमन होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर नॉर्मली अगर बच्चा छींक देता है और जैसे अभी नए नए बच्चे पैदा हुए, इन्फेंट है, 4-5 महीने वो माँ का दूध पीते हैं, क्या उनको भी ये बीमारी हो सकती है? तो उनमें कैसे पता लगाएं हम? बिल्कुल, मैं फिर बता रहा हूँ, 2 तरह के वायरस होते हैं जो इन्फ्लुएंजा में कॉमन होते हैं। RSV वायरस कॉमन होता है जो 3 से 4 महीने के एज के ग्रुप में होता है, और जो दूसरा HMPV है वो 6 से 8 महीने के एज में कॉमन होता है। मतलब 1 साल से कम बच्चे को कॉमन होता है, हो भी सकता है। सिम्टम्स यही है जो मैंने बताया कि बच्चा क्या होगा, सुस्त होगा। 6 महीने का बच्चा तो बता नहीं सकता कि चेस्ट में पेन हो रहा है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। माँ को कैसे करना देखना है कि अगर बच्चा सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, या दूध पीते पीते उसकी सांस फूल रही है या सांस तेज चल रही है, या बच्चा एपैथेटिक हो गया है, या बच्चे की आवाज में घड़घड़ की साउंड आ रही है, या कफिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या नेजल ब्लॉक हो रहा है, या फीवर हाई ग्रेड आ रहा है और 3-4 दिन हो गए दवाइयों को उसको आराम नहीं मिल रहा है, या बच्चे की जो लुक है वो सिक लग रही है, टॉक्सिक लुक जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, ऐसा कुछ हो रहा है, तो या बच्चे के मुंह जो होंठ है वो नीले हो रहे, नोज टिप नीली हो रही है, या जो उंगलियां वो नीली हो रही है, साइनोसिस हो रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दूध छोड़ दिया, बच्चे दूध नहीं पी रहा है, तो फिर हमें लगना चाहिए कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। हो सकता है HMPV हो सकता है कोई दूसरा वायरस हो, बट डेफिनेटली ऐसे केस में तुरंत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत मतलब इसमें मौत के चांसेस मुझे बताइए कितने ज्यादा हैं, जितनी भी स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर, तो क्या ये बात डेथ तक पहुंच सकती है? नहीं, देखिए मैं फिर बताऊंगा, 90% केसेस तो बिल्कुल ऐसे ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली जैसे वायरल फीवर होता है 7 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं, 3 दिन के अंदर सिम्टम्स आते हैं, अगले से 3-4 दिन में सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं, पेशेंट रिकवरी कर जाता है। बट 10% केसेस में खास करके ऐसे लोग जिनको COPD है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर की पेशेंट है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायलिसिस पे है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, HIV पेशेंट है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, स्टेरॉइड ले रहे हैं, HIV के पेशेंट है, तो यह बच्चों में सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, डायलिसिस है, बच्चे फेलियर टू थ्राइव के हैं, स्टेरॉइड्स में, या ब्रोंकल अस्थमा के बच्चे हैं, COPD के बच्चे हैं, ब्रोंकाइटिस के बच्चे हैं, तो ऐसे केसेस में कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक बात बताइए, बच्चों की हम देख रहे हैं कि ज्यादा केसेस बच्चों पर ही मिल रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग और क्या हम और आप हैं, अगर चाहे कोई टीनेजर हो चाहे कोई एडल्ट हो, तो उनमें भी ये बीमारी पाई जा रही है? क्या ट्रेंड्स ऐसा बताते हैं? क्या अगर मुझे कोल्ड है तो क्या मैं जाके कोई टेस्ट कराऊं और 5 दिन से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो? बिल्कुल, बीमारी ये कॉमन रेस्पिरेटरी बीमारी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, किसी को भी हो सकती है। खांसते छींकने, जैसे हम लोग कोविड की बात करते थे कि अगर मैं खांसता छींकता हूँ तो मेरे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आसपास एनवायरनमेंट में जाएंगे, अगर कोई मेरे आसपास 1-2 किलोमीटर 1 मीटर की दूरी में है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग, कोई किसी को भी हो सकता है। बट एडल्ट में नॉर्मली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते और डेथ नहीं होती है। बुजुर्गों में जिनमें कोमॉर्बिडिटी, जैसे मैंने बताया, बच्चों में जो 5 साल से कम है उसमें कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ जाती है। इसमें निमोनिया है, ARDS है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है ICU में भर्ती होने की संभावना पड़े, किसी को ऑक्सीजन देना पड़े, वेंटिलेट भी करना पड़ सकता है, और बहुत रेयर केसेस में मृत्यु हो सकती है। बट नॉर्मली कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और नॉर्मली ये बच्चों को भी 5 साल से कम के अलावा बड़े बच्चों में कोई बहुत सीरियस इलनेस क्रिएट नहीं करता है। तो डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा गया है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस विंटर में बढ़ जाती है, कि ये आखिरकार है क्या कनेक्शन है? अगर हमें जानना हो कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और हम ऐसे कैसे बचाव कर सकते हैं? तो जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, चाहे वो RSV हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे वो क्या नाम है राइनो वायरस हो, या हमारा HMPV है, नॉर्मली ये विंटर या अर्ली स्प्रिंग में ज्यादा होते हैं, बिकॉज जो एनवायरनमेंट होता है उनकी ग्रोथ के लिए वो फेवरेबल होता है। तो जो एनवायरनमेंट, जो इनको टेम्परेचर चाहिए, जो मॉइस्चर चाहिए, उस टाइम ज्यादा मिलता है, तो उसकी वजह से इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, इसलिए इस समय ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और बच्चों में खास करके इस समय जो सर्दियां हैं उस टाइम बच्चों में और ज्यादा इस तरह के फ्लू लाइक इलनेसेस बढ़ जाती है, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो कोविड हो, या राइनो वायरस मैंने बताया, RSV हो, कोई से वायरस हो, बच्चों में बड़ों में इस समय बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो वायरस की ग्रोथ को फेवर करती हैं। और डॉक्टर साहब, क्या ये सच बात है कि चाइना से ही उजागर हुआ है? क्योंकि चाइना पे आरोप, अभी पूरा सोशल मीडिया देख लीजिए, मीम्स हैं, सब कह रहे हो बढ़िया है, लॉकडाउन लग जाएगा, और चाइना को इसमें दोषी ठहराया जा रहा है कि भाई चाइना का वायरस है। तो क्या सच में इसका ओरिजिन चाइना ही है? नहीं, ओरिजिन तो इसका नीदरलैंड है। मैंने बताया 2001 में पहली बार जो आइसोलेट किया गया था वो नीदरलैंड में आइसोलेट किया गया था, उसके बाद सारे देशों में आइसोलेट किया जा चुका है। बट डेफिनेटली चाइना की जो पोजीशन है, चाइना का जो बिहेवियर है वो बड़ा डाउटफुल है, कि अगर इस वायरस में कोई म्यूटेशन हो गया और चाइना के अंदर आउटब्रेक हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है,
लोग संक्रमण ज्यादा हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया लोगों में इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं या मृत्यु हो रही है, वो छुपा रहा है। इट मीन्स इस वायरस के अंदर भी कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो खतरनाक हो सकता है, अदरवाइज चिंता की कोई बात नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, चाइना की जो रेगुलेशंस भी है वो बहुत ज्यादा लोगों को बताते नहीं है कि क्या डाटा है, क्या स्टडीज हुई है, क्या डिजीज की प्रोफाइल है, क्या डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी है, वो यार डिस्क्लोज नहीं करते। तो इसीलिए जो WHO है और जो दूसरी वर्ल्ड की मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वो इस समय चाइना पे ध्यान दे रही हैं, दोबारा इस पर फोकस कर रही हैं। अगर कोई ऐसा अलर्ट आएगा, अभी तक कोई ऐसा अलर्ट नहीं है, कोई इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं की ना WHO ना किसी अदर इमरजेंसी बॉडी ने। अगर ऐसा कुछ आएगा तो डेफिनेटली हम लोग इस बार अच्छे से पहले से पता होगा कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कंट्रोल कर देंगे। पर डॉक्टर साहब, अगर आप ये कह रहे हैं म्यूटेशन हो जाता है, अगर खतरनाक हो गया होगा, चीन हमें बता नहीं रहा है, तो क्या आपको लगता है वापस से ऐसे आसार आ सकते हैं कि सच में ये पैंडेमिक बन जाए? क्या सच में लॉकडाउन वाली स्थिति आ जाए और कोरोना काल जैसा हम सब ने बिताया है, वो 5 साल, वो 2-3 साल जितना भी रहा, तो क्या ऐसी कंडीशन वापस आ सकती है? क्या लॉकडाउन लगने के आसार हैं? देखिए रिमझिम, एक तो मैं बताऊं, पहले कोविड जो आया था, कोविड के समय हम लोग की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी पूरे देश की या पूरे विश्व की, तो शायद लॉकडाउन लगाना पड़ा था हमें। अब हम सबकी तैयारियां बहुत अच्छी हैं, खास करके किसी भी कॉन्टेजियस, किसी भी वायरल इलनेस इस तरह जो एपिडेमिक तरह फैलती है उसको कंट्रोल करने में। और वो बहुत रेयर होता है, मतलब ऐसा म्यूटेशन भी बहुत रेयर होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस हो, कि बहुत तेजी से फैल रहा हो, जिसका सेकेंडरी अटैक रेट 90% ज्यादा हो। मतलब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं आसपास के 90-100 लोगों को इन्फेक्ट कर दूं 100 लोगों के अंदर से, और या जो उसका जो स्ट्रेन हो, वायरस हो, उसका वायरुलेंट हो, मतलब बहुत तीखा व्यवहार हो उसका, कि बंदा अंदर जाके कॉम्प्लिकेशन करेगा, सीरियस बीमारी करेगा या डेथ करेगा, तब जाके वो पेंडेमिक की शक्ल ले पाता है। अदरवाइज पेंडेमिक इतने आसानी से नहीं आते हैं। 100 साल में एक बार, 200 साल में एक बार पेंडेमिक आते हैं, वो हमें कोशिश करना चाहिए, बचाना चाहिए। बट डेफिनेटली एक चीज बात है, अगर हम चाहें तो किसी भी पेंडेमिक को रोक सकते हैं अपना बिहेवियर चेंज करके। जी, अगर हम लोग रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को पालन करें तो डेफिनेटली हम प्रिवेंशन को बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। और खाली HMPV या कोविड वायरस नहीं, दूसरे वायरस जो RSV है, राइनो है, कोरोना है, या मैं दूसरे इनफैक्ट जी डॉक्टर साहब, मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि HMPV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, RSV हो गया, निमोनिया होगा, इनका सबका ट्रीटमेंट एक जैसा ही होता है? कोविड हो गया, इन सबका ट्रीटमेंट एक जैसा ही होता है और इन सबके बचाव के तरीके एक ही होते हैं? बचाव के तरीके एक ही हैं, बिल्कुल। बचाव में क्या करना है हमें कि आसपास भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, अगर जाना पड़ता है तो मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और अगर आपको सिम्टम्स हैं, मतलब अगर आप कॉमन कोल्ड कफ है तो घर में खुद को आइसोलेट करें, क्वारंटाइन करें। और बाहर जाते हैं तो मास्क लगाने के अलावा हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोने, नाक मुंह आपको बार बार नहीं छूना है, खांसते छींकते समय कोहनी का, रुमाल का इस्तेमाल करें। ये तो रेस्पिरेटरी हाइजीन और हैंड हाइजीन की बात मतलब जो हमने कोविड के समय में किया था बहुत शिद्दत से, वो हमें वापस करना है, वापस करना। और दूसरा, ट्रीटमेंट सबका सेम नहीं है, बट डेफिनेटली मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव है। सिम्टोमेटिक मतलब अगर कोल्ड कफ होगा तो एंटी एलर्जिक देने पड़ेंगे, बुखार होगा तो पैरासीटामोल देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक ड्रग्स देने पड़ेंगे, फ्लूइड्स अच्छे से लेने चाहिए, हमें स्टीम लेनी चाहिए। कफिंग अगर हो रही है, कुछ हो रही है तो आपको कफ सिरप देने पड़ेंगे। तो नॉर्मली ये सिम्टम, ये जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है सब में, सपोर्टिव ट्रीटमेंट को बोलते हैं। कुछ एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल है, कुछ वायरसेस के अगेंस्ट, कुछ वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन भी अवेलेबल है। जैसे इन्फ्लुएंजा है ना, तो अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन का शॉट, इन्फ्लुएंजा का शॉट हमें हर साल लेना चाहिए। कुछ निमोनिया होते हैं बच्चों में, खास करके बहुत सारे न्यूमोकोकल निमोनिया है, HIV हिव निमोनिया है, उनके अगेंस्ट वैक्सीन बहुत अच्छी बनी हुई है, तो उन वैक्सीन को बच्चों को सबको लगवाना चाहिए, उससे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक सवाल में पढ़ रही थी कि अगर हमें कोविड वैक्सीन लगी हुई है और हमने इतना जो है कोरोना काल हमने बिताया है, तो वो हमको इस सारी चीजों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है? ऐसा एक सवाल था जो मेरे पास आया था। नहीं, ऐसा नहीं है कि उससे आपको कोई बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलने वाला है। थोड़ा बहुत क्रॉस इम्यूनिटी होती है वायरसेस के अगेंस्ट, बट बहुत मेजर प्रोटेक्शन नहीं होता। तो आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो या तो आपको नेचुरल इन्फेक्शन मिल लेना पड़ेगा, नेचुरल इन्फेक्शन के बाद प्रोटेक्शन आएगा, या आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। वैक्सीन अभी इसकी अवेलेबल है नहीं। नेचुरल इन्फेक्शन उन्होंने बताया 5 साल के बच्चों तक को सबको हो जाता है, तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी रिपीट इन्फेक्शन की संभावना रहती है, बिकॉज नेचुरल इन्फेक्शन जो है वो परमानेंट इम्यूनिटी नहीं देता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या अगर ये बढ़ता है तो हम लोग वैक्सीन बनाने के बारे में सोच सकते हैं? क्या इसकी बन सकती है वैक्सीन? बिल्कुल वैक्सीन बन सकती है, बट अगर डेफिनेटली अगर स्ट्रेन बहुत चेंज नहीं होते, स्ट्रेन रेगुलर रहते हैं, बार बार आउटब्रेक्स हो रहे हैं, तो वायरस को आइसोलेट करके वैक्सीन डेवलप किया जा सकता है, जैसे हमने कोविड में भी किया था। और डॉक्टर साहब, ये WHO इतना इनएक्टिव क्यों है? अगर हर जगह इतना पैनिक क्रिएट हो गया है, इतना पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात है,
हमारे तो इधर केसेस भी आ गए हैं, दूसरे जगह भी आ गए हैं, WHO की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसी कोई एडवाइजरी, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इसके पीछे का कुछ ऐसा रीज़न हो सकता है या फिर वो इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा बताया जा रहा है? नहीं, WHO ऑलरेडी काम कर रहा है, डाटा एनालिटिक्स कर रहा है, डाटा को चेक कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, वहाँ पे सारे देशों पे नजर रखे हुए। अभी ऐसा कोई मेजर अलर्ट नहीं आया है कि WHO को कोई एडवाइजरी जारी करनी पड़े। अगर कोई ऐसा मेजर अटैक आएगा कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि म्यूटेशन हो गया है, इसका वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, डेथ हो रही हैं, या ऐसी संभावना भी है, या ऐसा पोटेंशियल भी है इसके अंदर, दोनों बातें। अगर ऐसा पोटेंशियल भी है तो भी WHO की रिपोर्ट एडवाइजरी आनी चाहिए और आएगी भी। और अगर कोई हॉस्पिटल जाता है, जैसे अगर मुझे कोल्ड है, 6-7 दिनों से नहीं ठीक हो रहा है, तो अगर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मेरा कौन सा टेस्ट किया जाएगा? अभी डॉक्टर्स जैसे जितने भी HMPV हमने देखे हैं डिटेक्ट हुए, तो कौन सा टेस्ट किया जा रहा है? कोविड के टाइम पे हमको पता है कि स्वैब टेस्ट हो रहा था, RT-PCR हो रहा था, तो इसके टेस्ट क्या हैं? इसके भी जो सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव टेस्ट तो होते हैं, इसमें ब्लड काउंट्स करते हैं हम लोग, CRP टेस्ट करते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, HRCT टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोकल्स्ट्रॉन कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जो अगर डेफिनेट टेस्ट की बात करें तो वायरस कल्चर होता है और वायरस का आइसोलेशन होता है, या RT-PCR होता है, उसी से कर सकते हैं। बट मुझे लगता है अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है जिसमें हम सबको करना चाहिए। अभी सिर्फ जो रेफरेंस लैब है, जो सैंपल स्टडीज हो रही है, उसके लिए सरकार कर रही है टेस्ट। अभी जनरल पब्लिक के लिए टेस्ट के लिए अभी अलाउ नहीं हुआ है, अभी कोई ऐसी गाइडलाइन एडवाइजरी भी नहीं है। और इतना हम सुनिश्चित जनता को कर सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा हेल्थ सिस्टम इसके लिए पूरा तैयार है। अगर किसी भी फॉर्म में ये हमारे पास आता है, चाहे बढ़ता है, चाहे म्यूटेशन है, तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। रिमझिम बिल्कुल हम तैयार हैं। बिकॉज जब देखा था कोविड में, जब कोविड जैसी महामारी से, जो पैंडेमिक जिसके लिए दुनिया चरम सीमा पे था दुनिया में, उस समय सब लोग त्रस्त थे। उस समय भी भारत वर्ष ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश के स्वास्थ्य तंत्र ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छा काम किया, मिलके NGO टीम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, लीडर्स, सब लोगों ने मिलके कोविड जैसी महामारी को कंट्रोल कर लिया था, उसको हमने हरा दिया था। तो ये तो ऐसी कोई चीज ही नहीं जिससे हम कंट्रोल ना कर सके। मुझे लगता है जी हम सबको धैर्य रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अपने जो मैंने बताया कि जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है और हैंड हाइजीन पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे तो घर के अंदर रहना चाहिए और एडवाइजरी पे नजर रखें, सरकार की एडवाइजरी पे जी। और डॉक्टर साहब, जो हम ये नॉर्मल दवाइयाँ ले लेते हैं, पैरासीटामोल, सिट्रीजिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेनारेस्ट, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, तो अगर अभी हमें कुछ भी कोल्ड वगैरह कुछ भी अगर नॉर्मल भी होता है, छींक भी आती है, तो हम ये सब ले लेना विदाउट एंटीबायोटिक नहीं लेने, रिमझिम एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। पैरासीटामोल ले सकते हो, एंटी एलर्जिक ड्रग ले सकते हो, स्टीम ले सकते हो, गार्गल्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको कब जाना पड़ेगा? आपके गले में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेनफुल, फीवर बहुत हाई ग्रेड हो रहा है, 3-4 दिन का फीवर कम नहीं हो रहा है, चिल्स एंड राइगर के साथ फीवर हो रहा है, वीकनेस हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपका सैचुरेशन फॉल हो रहा है, चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, चेस्ट में स्पुटम आ रहा है, वाइट कफिंग, वेट स्पुटम आ रहा है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो फिर आपको टेस्ट भी कराना पड़ेंगे और दवाइयां भी डॉक्टर के अनुसार लेनी पड़ेंगी। बट सिंपल दवाएं जिसमें पैरासीटामोल है, एंटी एलर्जिक ड्रग है, स्टीम है, नेजल ड्रॉप्स हैं, ये आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मीडिया में तो इतना हाइप बन गया है, सोशल मीडिया पर भी इतना है, आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे होंगे, और क्या आपको वो डेजावू वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि 2019-2020 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि 1-2 केसेस आए थे और उसके बाद इतना, तो क्या आपको वो समय याद आ रहा है? क्या आपके पास वापस से ऐसे ही पैनिक करते हुए पेशेंट्स आ रहे हैं, या जो भी आपके पास आ रहा है? नहीं, कोई पैनिक नहीं हो रहा है, ऐसा कोई हम लोग को पैनिक फैलाना भी नहीं है। बट डेफिनेटली 2019 में जो चीज थी वो डिफरेंट थी, बिकॉज उस समय जो कोविड था वो नया वायरस था, नया स्ट्रेन था, हम लोग को उसके बारे में, बिहेवियर के बारे में पता नहीं था। अच्छा, अभी जो वायरस है वो बहुत पुराना वायरस है, 30 साल पुराना वायरस है, 22 साल पुराना वायरस है। इसके बिहेवियर के बारे में पता है, इसके एज ग्रुप के बारे में पता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता है, किसको होता है तो क्या करना चाहिए वो पता है हमें। बट हाँ, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, वायरस का बहरूपिया वायरस होता है, वायरस में हम व्यवहार पे भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर कोई म्यूटेशन होती है, कोई इसकी वायलेंस में चेंज आता है, तब हमें जरूर कुछ होता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अदरवाइज इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ भी पैनिक क्रिएट करने की बात नहीं है। कोई कंसर्न्स हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, हेल्थ एडवाइजरी पढ़ें, WHO की गाइडलाइंस पढ़ें, भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आएंगी उनको ध्यान रखें। सरकार ने बोला है, आज ही बोला, मिनिस्टर की मीटिंग हुई है कि हमें इसमें कोई भी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपने आप को अलर्ट रहना है। इवन सरकार ने अपने बहुत सारी जो हम लोग मॉक ड्रिल्स करते हैं वो भी स्टार्ट कर दिए सब, तो इससे हमारी तैयारियां तो पता लग जा रही हैं, खाली इस बीमारी के लिए नहीं, और बीमारियों के लिए कैसी तैयारियां वो भी अच्छे से हम सुदृढ़ हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, 2 रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी और इसी के साथ हम अंत भी करेंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था भाई चाइना ने तो नाम दे दिया है कि अननोन ओरिजिन का निमोनिया फैल रहा है हमारे इधर, और इनफैक्ट मैं जब एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो
एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI, उसमें रिपोर्ट में एक रिसर्च पेपर में बताया गया कि भाई हर साल 1.9 से 2.2 मिलियन डेथ्स हो रही हैं और 70% डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रही हैं, और उसमें से एक बड़ा परसेंट HMPV वायरस भी बन रहा है डेथ का। ये एक रिपोर्ट मैंने आज ही पढ़ी थी। देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, HMPV काउंट 5 to 15-16% ऑफ द टोटल वायरल इन्फेक्शन, जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, न्यूमोनिया से डेथ होती है डेवलपिंग कंट्री में इसलिए होती है बिकॉज वहाँ पे वैक्सीन जो है वो कम लगाया जाता है। वैक्सीन का जो वो क्या नाम पेनिट्रेशन है वैक्सीन का, वो कम है। अगर हम वैक्सीन सारे लगा लें, जिसमें निमोकोकल वैक्सीन है, हिब वैक्सीन जो मैंने बताया था आपको, या स्ट्रेप्टोकोकल वैक्सीन है, ये 3-4 ऐसी वैक्सीन है जिनका वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है बीमारियों के, वो उनका जो कवरेज है इन डेवलपिंग कंट्रीज में कम है। अगर वो बढ़ा देंगे तो इनकी भी डेथ कम हो जाएगी। डेवलप्ड कंट्री में ऑलरेडी सारे बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं 100%, इसलिए बीमारियां होती नहीं वहाँ पे। इवन इन्फ्लुएंजा की वजह से बहुत सारी डेथ होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, बिकॉज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का भी पेनिट्रेशन कम है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। HMPV पे कहना कि इसकी वजह से बहुत सारी डेथ होती है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ। HMPV इतना सीरियस कंसर्न नहीं है जिसकी वजह से डेथ हो जाए, बट डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति कंप्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, उसकी उम्र बहुत कम है, 5 साल की उम्र कम है, 65 साल की उम्र ज्यादा है, या उसको कोमॉर्बिडिटी जैसे हमने बताया आपको, तो मृत्यु की संभावना बढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं है। अब आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे, और ये बहुत ही पर्सनल सवाल है मेरा। मेरे घर में भी मेरी 4 महीने की भतीजी है, बुजुर्ग भी हैं, तो अगर इस वक्त ठंड इतनी बढ़ रही है और ये सारी चीज़ें, और वही 4 महीने की मेरे इतने, क्योंकि सवाल आपसे इसलिए कि अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पता चलता है कि सामने वाली छींक भी रही है या सामने वाले को कुछ हो रहा है, बुजुर्ग भी हैं, तो क्या उनको ठंड से बाहर भेजने से भी बचे? क्या अगर कुछ तुरंत होता है तो क्या हम डॉक्टर के पास चले जाएं? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो दवाई है, नॉर्मल जो हम दवाई लेते हैं हम और आप, हम तो उनको दे नहीं सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करें? बड़ा अच्छा सवाल है रंजन। तो मैं बताऊंगा, पहले तो एक तो इस ठंड में बाहर जाने से बचें। सही बात है, ठंड बहुत ज्यादा है इस समय, बाहर जाना, ठंड का एक्सपोजर होगा तो इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है या दूसरे वायरस की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, जो भी एडल्ट बुजुर्ग लोग जिनकी डायबिटीज की दवाएं चल रही हैं, हार्ट की दवाएं चल रही हैं, वो रेगुलर खाते रहें, इवन अपने डॉक्टर से बात कर लें और उनकी डोज मॉडिफाई करनी हो, बिकॉज सर्दियों में भी शुगर कंट्रोल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से भी शुगर बढ़ जाती है। नंबर 3, अपने वाइटल्स मॉनिटर करते रहें। अगर मान लीजिए आपका हार्ट रेट, BP, सैचुरेशन, खास कर बुजुर्गों के जो हार्ट पेशेंट्स हैं या रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के, उनको ध्यान रखें। छोटे बच्चे अगर कॉमन कोल्ड कफ हो रहा है छोटा मोटा तो मास्क लगा लें, घर में रहें, दूसरे लोग बचे रहें, चिंता वाली कोई बात नहीं। अगर बच्चे की रेस्पिरेटरी सांस तेज चल रही है, अगर उसको अगर फीवर बहुत तेज आ रहा है, हाई ग्रेड आ रहा है, अगर बच्चा अल्टर्ड हो रहा है, मतलब उसका सेंसोरियम चेंज हो रहा है, होशवास हो रहा है, या दूध नहीं पी रहा है, या सुस्त हो गया बहुत, या बहुत इरिटेबल है, या बहुत हाई ग्रेड फीवर है, या उसको कन्वल्जन हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चा क्या नाम है उसकी आंखें पलट जा रही हैं, या उसकी नाक और ये होंठ नीले हो रहे हैं, तो समझ एक खतरे का साइन हो सकता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में कॉमन कोल्ड कफ में आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, डेफिनेटली कोई बुराई नहीं है, बट पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी हद तक ये जो पैनिक वाली स्थिति थी उसको कंट्रोल कर दिया, और आई एम श्योर हमारी जनता भी अब पैनिक करना कम कर दे। और मैसेज इसका यही था कि डॉक्टर के मुंह से आप सुनिए कि कैसे अब आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये पूरा भारत इस चीज़ के लिए तैयार है, कुछ भी होता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।